नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स के बारे में, जिसमें हम इसमें यूनिट 4 कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है बेरोज़गारी। तो बेरोज़गारी या बेकारी किसी काम के करने के लिए योग्य व उपलब्ध व्यक्ति की वह अवस्था होती है जिसमें उसकी ना तो किसी कंपनी या संस्थान के साथ और ना ही अपने ही किसी व्यवसाय में नियुक्ति होती है। तो बेरोज़गारी को हम उस अवस्था को कहा जाता है जब एक योग्य व्यक्ति जो काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन उसका किसी कंपनी या व्यवसाय में नियुक्ति नहीं हो रही है, मतलब उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा है, तो ये व्यक्ति बेरोज़गार कहलाते हैं। किसी देश, राज्य या अन्य क्षेत्र में पूरे श्रम करने वाले लोगों की आबादी में बेरोज़गारी का प्रतिशत उस स्थान का बेरोज़गारी दर कहलाता है। किसी देश या अन्य क्षेत्रों में पूरे श्रम करने वाले लोगों की आबादी में, मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं उन लोगों में जितने लोग बेरोज़गार हैं उसका जो प्रतिशत है उसको बेरोज़गारी दर कहते हैं। अगर वह लोग जो बालक, वृद्ध, रोगी या अन्य किसी अवस्था के कारण अनियोज्य यानी रोज़गार के लिए अयोग्य हो, काम ना करे, तो उन्हें बेरोज़गार की श्रेणी में नहीं गिना जाता। मतलब जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वृद्ध है या फिर अगर कोई व्यक्ति है जो रोग से ग्रस्त है तो उसे हम इस श्रेणी में नहीं मानेंगे और ना ही उनको बेरोज़गारी दर में सम्मिलित करा जाता है। तो यहाँ पे बेरोज़गारी के कुछ प्रकार दे रखे हैं, तो हम इन्हें जान लेते हैं। तो पहला बेरोज़गारी का प्रकार है संरचनात्मक बेरोज़गारी। संरचनात्मक बेरोज़गारी वह बेरोज़गारी होती है जो अर्थव्यवस्था में होने वाली संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। जैसे कि अर्थव्यवस्था में व्यापारिक चक्र आता है या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसके कारण जो बेरोज़गारी उत्पन्न होती है, क्योंकि अगर नई मशीनें आएंगी तो जो लोग पहले मशीनों का काम करते थे उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा मशीनों से, तो फिर इससे जो बेरोज़गारी उत्पन्न होगी तो वो संरचनात्मक बेरोज़गारी कहलाएगी। अल्प बेरोज़गारी क्या होती है? अल्प बेरोज़गारी वह स्थिति होती है जिसमें एक श्रमिक जितना समय काम कर सकता है उससे कम समय वह काम करता है। मतलब अगर एक व्यक्ति एक महीने में 28 दिन काम कर सकता है लेकिन उसे सिर्फ केवल 14 दिन का काम मिलता है तो वह अल्प बेरोज़गार की श्रेणी में आता है। इसमें वर्ष को लेकर आ रखा है, वह एक वर्ष में कुछ महीने प्रतिदिन कुछ घंटे बेकार रहता है। अल्प बेरोज़गार के दो प्रकार हैं, दृश्य अल्प बेरोज़गार और अदृश्य अल्प बेरोज़गार। इस स्थिति में लोगों को सामान्य घंटों से कम घंटे काम मिलता है दृश्य अल्प बेरोज़गार में। और जो अदृश्य अल्प बेरोज़गार होती है, इस स्थिति में लोग पूरा दिन काम करते हैं पर उनकी आय बहुत कम होती है या उनको ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनमें वो अपनी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं कर सकते। आपने भी देखा होगा कई तरह जो मज़दूर होते हैं वो पूरे दिन काम करते हैं लेकिन उनको किसी को उनकी योग्यता के अनुसार उतनी आय प्राप्त नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं हम इसमें खुली बेरोज़गारी के बारे में। तो उस स्थिति को कहते हैं जिसपे यद्यपि श्रमिक काम करने के लिए उत्सुक है और उसमें काम करने की आवश्यक योग्यता भी है तथापि उसे काम प्राप्त नहीं होता, वह पूरा समय बेकार रहता है। जैसे कि अगर कोई इंजीनियर है, जैसे हमारे देश में अपने देखो कई व्यक्ति इंजीनियरिंग कर लेते हैं लेकिन उनके बाद भी वे बेकार पड़े रहते हैं, बेरोज़गार रहते हैं, तो उन्हें खुली बेरोज़गारी कहा जाएगा। वह पूरा समय बेकार रहते हैं, वह पूरी तरह से परिवार के कमाने वाले सदस्यों पर आश्रित होते हैं। ऐसी बेरोज़गारी प्राय कृषि श्रमिकों, शिक्षित व्यक्तियों तथा उन लोगों में पाई जाती है जो गांवों में शहरी हिस्सों में काम की तलाश में आते हैं पर उनको कोई काम नहीं मिलता। यह बेरोज़गारी का नग्न रूप है। अब इसमें हम मौसमी बेरोज़गारी के बारे में बात कर लेते हैं। इसका अर्थ है एक व्यक्ति को वर्ष के केवल मौसमी महीनों में काम प्राप्त होता है। भारत में कृषि क्षेत्र में यह आम बात होती है। आपने भी देखा होगा कई बार गांव में जाकर कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग कृषि करते हैं वो जब कृषि का मौसम चले जाता है तो बेरोज़गार हो जाते हैं। कई मज़दूर जो रहते हैं वो बेरोज़गार हो जाते हैं, लेकिन जैसे कृषि का मौसम आता है तो वो लोग उन लोगों को फिर से रोज़गार मिलने लग जाता है। तो ऐसे ही बेरोज़गारी जो मौसम के कारण या मौसम में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है उसे मौसमी बेरोज़गारी कहते हैं। इधर बुआई तथा कटाई के मौसम में अधिक लोगों को काम मिल जाता है किंतु शेष वर्ष वे बेकार रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। एक अनुमान के अनुसार यदि कोई किसान वर्ष में केवल एक ही फसल की बुआई करता है तो वह कुछ महीने तक बेकार रहता है। इस स्थिति में मौसमी बेरोज़गारी माना जाता है। चक्रीय बेरोज़गारी क्या होती है?
ऐसी बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में चक्रीय ऊंच नीच आती है, जैसे तेज़ी, आर्थिक सुस्ती या आर्थिक मंदी आ जाती है कभी कभार, जिसके कारण कई बार जो लोगों को अपनी नौकरियों से निकाल दिया जाता है उनको आर्थिक मंदी के कारण, जिस वजह से वो कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। पुनरुत्थान 4 अवस्थाएं ये चक्र हैं जो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है। आर्थिक तेज़ी की अवस्था में आर्थिक क्रिया उच्च स्तर पर होती है तथा रोजगार का स्तर भी ऊंचा होता है। जब अर्थव्यवस्था में कुल ज़रूरत के घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो आर्थिक तेज़ी की अवस्था में क्या होता है, आर्थिक चक्र बहुत जल्दी चल रहा होता है, जिसके कारण जो रोज़गार होते हैं उनका स्तर बढ़ जाता है। लेकिन जब यही आर्थिक चक्र धीमे धीमे चलता है तो बेरोज़गारी का स्तर ऊंचा हो जाता है। अब हम इसमें छिपी बेरोज़गारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो छिपी बेरोज़गारी से पीड़ित व्यक्ति वह होता है जो ऐसे दिखाई देता है जैसे कि वह काम में लगा हुआ है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो छिपी बेरोज़गारी की अगर मैं बात करूं तो ये आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार एक ही जो छोटी सी भूमि होती है उसी पर 10-12 लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो काम तो कर रहे होते हैं लेकिन वह वास्तव में अपना योगदान नहीं दे पा रहे होते हैं, क्योंकि सब लोग उसमें जो सब लोगों की आय है वो तो बहुत कम रह जाती है। ऐसे ही अगर उसमें ज़रूरत सिर्फ 2 लोगों की है लेकिन अगर काम 10 लोग कर रहे होंगे तो ये छिपी हुई बेरोज़गारी का लक्षण दिखाई देता है। इसमें बेरोज़गारी के कारण क्या है? भारत की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विस्तृत बेरोज़गारी एक जटिल समस्या है जिसके अनेक कारण हैं जिनकी व्याख्या नीचे की गई है। वृद्धि की धीमी गति। बेरोज़गारी का मुख्य कारण वृद्धि की धीमी गति है। रोजगार का आकार प्राय बहुत सीमा तक विकास के स्तर पर निर्भर करता है। आयोजन काल के दौरान हमारे देश ने सभी क्षेत्रों में बहुत उन्नति की है, परंतु वृद्धि की दर लक्षित दर की तुलना में बहुत नीची है। स्पष्ट है कि बी हजारी के कृष्णमूर्ति ने विकास की प्रारंभिक स्थिति में वृद्धि और रोजगार के बीच के संघर्ष का सही अवलोकन किया, जो कि बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो इसमें बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या बताया गया है? जो हमारी ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो हो रही है, जिसके कारण रोज़गार का जो आकार है वह प्राय बहुत सीमा तक विकास के स्तर पर निर्भर करता है। जब ये विकास के सीमा पर निर्भर करता है, अगर विकास ही नहीं होगा तो फिर बेरोज़गारी तो बढ़ना स्वाभाविक ही है। तो इसमें यही बात बताई जा रही है कि वृद्धि की धीमी गति के कारण बेरोज़गारी बढ़ती है। पिछड़ी हुई कृषि। आपको पता हो कि हमारी जो भारत की जनसंख्या है वो आधे से अधिक कृषि पर निर्भर है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कृषि ही प्रथम व्यवसाय माना जाता है। तो भारत में अल्प विकास और बेरोजगारी का भयंकर स्वरूप पिछड़ी हुई कृषि के कारण है, जिससे कार्यों की प्रवृत्ति भी पिछड़ जाती है। कृषि की विधियाँ अथवा तकनीकें और संगठन आरंभिक हैं तथा पुराने हो चुके हैं। फलतः कृषि की उत्पादकता प्रति श्रमिक अथवा श्रम की प्रति इकाई के पीछे कम है। जनसंख्या का 70% भाग स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से कृषि पर निर्भर है। इसमें स्पष्ट और अस्पष्ट का मतलब है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है भारत की 70% जनसंख्या। हालांकि यह कम भी है, कई बार आंकड़े गलत भी होते हैं, शायद ये 68% 60% हो सकती है। तो ये भी बेरोज़गारी एक कारण है कि भारत में अल्प विकास और जो कृषि है पिछड़ी हुई वो, क्योंकि नई नई तकनीकें अगर होगी तो कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। अगर हम मशीनें लेकर आएंगे, जहाँ पर ज़रूरत हो अगर हम वहाँ पे मशीनों का उपयोग करें तो ज़्यादा इससे क्या होगा कि जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा और जो लोग जिनको रोज़गार मिला हुआ है उनका रोज़गार छीनेगा भी नहीं। भूमि के आकार खर्चीले हैं। संस्थानिक सुधार जैसे भूमि सुधार, चकबंदी, भूमि धारिता की सीमा और काश्तकारी सुधार राजनीतिक और प्रशासनिक अदक्षता और किसानों के असहयोगी व्यवहार के कारण लक्षित उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इन परिस्थितियों में कृषि अल्प बेरोजगार का होना प्राकृतिक है। आपने भी देखा होगा कि जो भारत में भूमि सुधार हुए थे भारतीय सरकार द्वारा आज़ादी के बाद, उसमें जो भूमि धारिता की सीमा थी उसको मतलब कि जो बड़े भूस्वामी होते थे उनसे भूमि लेकर के जो छोटे छोटे किसान होते थे उनमें बांटा जाता था। लेकिन जो हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक अदक्षता है, मतलब अक्षम उसे कहूँगा मैं, उसके कारण और किसानों के असहयोग के कारण या भ्रष्टाचार के कारण ये उद्देश्य हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण
जो कृषि में अल्प बेरोजगारी है उसका होना, अल्प रोजगार होना प्राकृतिक है, स्वाभाविक भी बोल सकते हैं आप इसे। विस्फोटक संख्या वृद्धि। भारत वर्ष 1951 से विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि का अनुभव कर रहा है। वास्तव में जनसंख्या में 2.5% वार्षिक वृद्धि हुई है, इसलिए रोजगार की स्थिति दो प्रकार से विपरीत रूप से प्रभावित हुई है। पहले तो श्रम शक्ति की संख्या का बढ़ना और दूसरा पूंजी निर्माण के लिए साधनों का कम होना। आपको भी पता है कि अगर हम 1951 के बाद जो हमारी जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो बहुत विस्फोटक रूप में हुई है, और 2.5% वार्षिक वृद्धि है हमारी जनसंख्या की, और इसके कारण जो हमारी श्रम शक्ति है उसमें तो वृद्धि हो रही है, लेकिन पूंजी निर्माण की कमी के कारण जो निवेश होता है, इसको कहूँगा मैं, उसकी कमी के कारण जो हमारी श्रम शक्ति का वो पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं हो पा रहा है। शिक्षा की भी इसमें बड़ी भूमिका है, और जो तकनीकें सिखाई जानी चाहिए थी, कौशल युक्त जो श्रम शक्ति है वो नहीं है हमारे देश में, उसकी इसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। तो विस्फोटक संख्या वृद्धि ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में बेरोजगारी का। अनुमान लगाया गया है कि सातवीं योजना में श्रम शक्ति में 390 लाख लोग जुड़ गए हैं। यह तथ्य इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करता है कि देश में जनसंख्या की वृद्धि रोजगार के अवसरों की वृद्धि से अधिक है। दूसरे प्रकरण में वर्तमान साधन बचतों और निवेश के लिए अप्रवर्तन का सामना नहीं कर सकते तथा पूंजी निर्माण का दर नीचा होगा। अपर्याप्त और त्रुटिपूर्ण रोजगार आयोजन। देश में रोजगार के अवसरों की उच्च वृद्धि न होने का कारण अपर्याप्त त्रुटिपूर्ण आयोजन भी है। यद्यपि वर्ष 1951 से देश में आयोजन की प्रक्रिया चालू है, परंतु इसने समस्या के समाधान में कोई योगदान नहीं दिया है। जो भारतीय सरकार है उनके द्वारा कई प्रकार के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चला गए, लेकिन वो अपर्याप्त है और उनमें इतनी त्रुटियां हैं, भ्रष्ट लोग हैं कि ये उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं अपने जो इन्हें दिया गया है। अन्य शब्दों में योजनाओं में ऐसी नीतियों को कोई स्थान नहीं दिया गया जैसे रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए एक उपकरण के रूप में एक उचित वास्तविक वेतन दर का निर्माण करना अथवा बड़े रूप में श्रम गहन तकनीकों का संवर्धन। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त श्रम की नरकसियन विविधता का प्रयोग करने के लिए बहुत कम प्रयत्न किए गए हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए बहुत कम इनका उपयोग किया गया है। ये नीतियाँ कई जगहों पर सीमित ही हैं। तो ये सब कई कारण है हमारे देश में। निर्धनता भी इसमें एक कारण है। प्राय सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति बेरोजगार होने के कारण निर्धन होता है। अल्प विकसित देश निर्धनता के कुचक्र में जकड़े होते हैं, जो बदले में देश में रोजगार के नमूने को बहुत प्रभावित करता है। निर्धन होने के कारण कोई व्यक्ति विद्यमान साधनों का लाभप्रद प्रयोग नहीं कर सकता। पूंजी गहन तकनीकों पर अधिक बल। भारत में पूंजी दुर्लभ है तथा श्रम अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध है। जो भारत में पूंजी है, जो निवेश है, वो तो दुर्लभ है, मतलब बहुत कमी है उसकी, लेकिन जो श्रम शक्ति है हमारे देश की वो क्षमता से भी अधिक है, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे भी अधिक है, जिसके कारण ये जो बेरोज़गारी है उसमें प्रॉब्लम आ रही है रोज़गार उपलब्ध कराने में। इन परिस्थितियों में देश को उत्पादन की श्रम गहन तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, परंतु देखा गया है कि न केवल औद्योगिक क्षेत्र में बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी श्रम के स्थान पर पूंजी के प्रयोग की ही अधिक वृद्धि हुई है। पश्चिमी देशों में जहाँ पूंजी की बड़ी मात्रा में पूर्ति है वहाँ स्वचालित यंत्रों तथा अन्य परिष्कृत साज सम्मान का प्रयोग न्याय संगत है, जबकि हमारे देश में अनंत श्रम शक्ति के कारण यह बेरोजगार लोगों की संख्या को बढ़ाता है। इस आधार पर भगवती समिति ने यंत्रों के अत्यधिक प्रयोग की सिफारिश नहीं की। इसके अतिरिक्त औद्योगिकीकरण निरंतर विवेकशीलता तथा वैज्ञानिक आधुनिकीकरण को अपना रहा है। इस प्रक्रिया के लिए मानवीय श्रम शक्ति के स्थान पर यंत्रों के प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। हालांकि ये ज़रूरी है कि हम औद्योगिकरण की तरफ बढ़ें, लेकिन हमें इस प्रकार से अपने औद्योगिकरण को बढ़ावा देना होगा ताकि इससे जो मानवीय श्रम शक्ति है उसका भी पूर्ण रूप से प्रयोग हो और जो हम औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें भी रुकावट पैदा ना हो। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, जहाँ आवश्यक हो वहाँ हम औद्योगिक चीज़ों जैसे मशीन ये सब है यंत्रों का उपयोग करें, लेकिन जहाँ उपयोग नहीं है वहाँ हमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे जो होता है मानवीय श्रम शक्ति का ह्रास होता है और जो
उनकी क्षमता होती है उनकी अधिकता होने के कारण लोग बेरोज़गार ज़्यादा होने लग जाते हैं, क्योंकि अगर एक मशीन 100 लोगों का काम अकेले कर लेगी तो इससे 100 लोग जो होते हैं वो बेरोज़गार हो जाते हैं। इसलिए हमें मशीनों को बढ़ावा भी देना है, लेकिन मानवीय श्रम शक्ति का भी पूर्ण प्रयोग करने पर ध्यान देना होगा। त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जो मैकाले की शिक्षा नीति थी जिसके बारे में आपने भी पढ़ा होगा, उसने किस प्रकार से हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को किस प्रकार से भंग कर दिया है। जो हमारी प्राचीन समय की शिक्षा प्रणाली थी उसमें किस प्रकार से हस्तकला, आपने भी कई ऐसी मंदिर ये सब देखेंगे जो प्राचीन समय में बनाए गए थे, वो कितने उत्कृष्ट नमूने होते हैं शिल्पकला के। लेकिन जो मैकाले की शिक्षा नीति ने पूरी व्यवस्था ही चौपट कर दी। उन्होंने इस तरीके से हमारी शिक्षा प्रणाली को बना दिया कि हमारे देश का युवा वो ज़्यादा अध्ययन करे लेकिन उसमें कोई कौशल विकसित ना हो सके, जिसके कारण ये बेरोज़गारी बढ़ रही है। हमारे देश में शिक्षा प्रणाली भी वर्तमान अंतराल के लिए कार्य करने में असफल रही। यह वही प्राचीन प्रणाली है जिसे मैकाले ने उपनिवेशी काल में आरंभ किया था। यह केवल साधारण साहित्यिक दिशा प्रदान करती है तथा प्रायोगिक विषय वस्तु रहित है। वास्तव में शैक्षिक प्रणाली की अर्थव्यवस्था को, जैसे कि इसमें बताया जा रखा है, यह केवल साधारण साहित्यिक शिक्षा प्रदान करती है। इसमें कोई भी प्रायोगिक विषय वस्तु नहीं है, ये बिना प्रायोगिक विषय वस्तु के है। वास्तव में शैक्षिक प्रणाली की अर्थव्यवस्था को मानव शक्ति आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए कोई सच्चे प्रयत्न नहीं किए गए हैं। भारतीय शिक्षा नीति केवल सरकार एवं निजी कंपनियों के लिपिक और छोटे दर्जे के कार्यकर्ता ही तैयार करती है। तो इसमें जो हमारी शिक्षा नीति है जो मैकाले द्वारा लाई गई थी वो केवल छोटे क्लर्क और लिपिक ही तैयार कर पाते हैं, क्योंकि जो उस समय उपनिवेशिक शासन था, मैकाले ने तो उसे ध्यान में रखकर बनाई होगी ना शिक्षा नीति। तो उसके तहत उसने जो कंपनी के लिए छोटे क्लर्क और जो लिपिक थे उनकी आवश्यकता के अनुसार जो उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए उसके लिए उसने वो शिक्षा नीति बनाई होगी। लेकिन आज तक जो हमारी शिक्षा नीति है वो हम उसे फॉलो ही करते आ रहे हैं। लेकिन जो अब 2021 की शिक्षा नीति जो लाई गई है भारतीय सरकार द्वारा, अगर वह लागू होती है तो इसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तृतीय क्षेत्र की धीमी गति। तृतीय क्षेत्र जिसमें वाणिज्य, व्यापार, यातायात आदि सम्मिलित है का विस्तार सीमित है। नए श्रम का तो कहना ही क्या, वर्तमान श्रम शक्ति को भी रोजगार उपलब्ध नहीं करवा सकता। फलतः इंजीनियरों, डॉक्टरों, प्रौद्योगिक रूप में प्रशिक्षित व्यक्तियों और अन्य तकनीशियनों के बीच विस्तृत बेरोजगारी। आपने भी देखना कई प्रकार के डॉक्टर, इंजीनियर और जो प्रशिक्षित व्यक्ति भी होते हैं वो भी बेरोजगारी के चक्र में फंसे हुए हैं। जो तृतीय क्षेत्र है हमारा वो कितनी धीमी गति से उसका जो विस्तार है उसमें वृद्धि है वो धीमी गति से हो रही है, जिसके कारण यही परिणाम निकल रहे हैं। कुटीर एवं लघु उद्योगों का श्रम। परंपरावादी हस्तकला का अतीत बहुत उज्जवल था। यह ग्रामीण कारीगरों, दस्तकारों तथा कृषि श्रम के अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए रोजगार का मुख्य साधन था। तो आप जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास अगर आप में से किसी ने ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें किस प्रकार की कारीगरी थी, दस्तकारी थी और कृषि श्रमिक जो कृषि में लगे हुए श्रमिक होते थे वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। उनका जीवन उतने में ही अच्छी तरीके से निपुण हो जाता था और कोई भी बेरोज़गार नहीं रहता था उस समय की व्यवस्था के अनुसार, जैसा हमें ज्ञात होता है। उस समय जो लोग होते थे जो पीढ़ी से चलते हुए उनका कार्य जो करते थे पूरे परिवार में सब लोग मिल करके। जैसे अगर कोई व्यक्ति कारीगर है तो उसके परिवार में शुरुआत से जो कारीगरी करते हुए आ रहे हैं उसके दादा, उसके पिता, अब वो जो कारीगर करेगा वो उसमें माहिर हो चुका होगा, जिसके कारण वो उत्कृष्ट कोटि का, अगर मैं कहूँ तो उत्कृष्ट कोटि का सामान बना सकता है अपनी कारीगरी करके। लेकिन जो आज की शिक्षा प्रणाली है उसके कारण ये सब चीज़ें समाप्त होते जा रही हैं। दुर्भाग्य से गांवों की अधिकांश हस्तकलाएं समाप्त हो गई अथवा क्षीण हो गई हैं। इसका कारण एक तो विदेशी प्रशासकों की अहितकारी नीति थी तथा अनहितकारी नीति, दूसरे इन्हें मशीन द्वारा निर्मित वस्तुओं
कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप इन श्रमिकों को रोजगार समाप्त हो गया। तो आपने भी देखा होगा किस प्रकार से अंग्रेजी शासन था, उसने ब्रिटेन में जो कच्चे माल को उपयोगी वस्तु में बदला जाता था, उन्हें भारत के ही बाज़ार में खपा दिया जाता था। और लोगों को इस प्रकार से तैयार माल की इतनी ज़्यादा उन्हें लत लगवा दी गई कि उन्होंने जो देशी वस्तुएं होती थी, जो हाथ से बनाई हुई वस्तुएं होती थी, उनका प्रयोग करना बंद करके मशीनों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का प्रयोग करना ही चालू कर दिया, जिसके कारण जो वहाँ के श्रमिक थे वो बेरोज़गार हो गए, उनकी रोज़गारी समाप्त हो गई। हस्तकला कई प्रकार की चीज़ थी जो वो समाप्त हो गई। आप अगर कभी आपको मौका मिले प्राचीन हमारी एंशियंट आर्ट एंड कल्चर है, उसको अगर आप कभी पढ़ें तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की हस्तकलाएँ नष्ट हो गई। किस प्रकार की हस्तकलाएँ अगर होती तो आज भारत का शायद कोई भी व्यक्ति बेरोज़गार नहीं होता। हर कोई रोज़ अपने कार्य में लगा हुआ रहता है, संलग्न रहता है। और अगर ऐसा होता तो जो अपराध की प्रवृत्ति हमारे युवाओं में बढ़ रही है वो भी कम होती, इससे भ्रष्टाचार भी कम होता, क्योंकि सबका जीवन अच्छे से चल रहा होता, सब अपनी इससे राष्ट्र प्रेम जो होता उसमें भी वृद्धि होती इसके द्वारा। लेकिन कुछ जो उपनिवेशिक शासन था उसने पूरी तरीके से इसको बर्बाद कर दिया, ताकि जो हमारा भारत देश है वो वापस से सोने की चिड़िया ना कहलाने लग जाए, वापस से विकसित ना हो जाए। इसके कारण जो अंग्रेज़ थे उन्होंने पूरी की पूरी हमारी जो हर तरीके की व्यवस्था थी, हमारी शिक्षा प्रणाली जो प्राचीन समय की थी, हमारी जो कई प्रकार की हस्तकलाएँ थी, जो कारीगर थे हमारे वस्त्र निर्माण करने वाले, सूती वस्त्र निर्माण करता थे, उन सब को बर्बाद कर दिया गया, जिसके कारण आज बेरोज़गारी का स्तर इतना ऊंचा हो गया है। स्वरोज़गार के कम साधन, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, हम अपना खुद ही काम चालू कर सकते हैं, कोई व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए निवेश की जो ज़रूरत है उसके कारण बेरोज़गारी बढ़ रही है। रोज़गार के अधिक अवसरों की उत्पत्ति में एक अन्य अड़चन है, यह है कि देश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्वरोज़गार के उपयुक्त साधन नहीं है। अल्प विकसित देशों की भांति हमारे बहुत से इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा अन्य सुयोग्य व्यक्तियों के पास स्वरोज़गार के पर्याप्त साधन नहीं है। वह सवेतन नौकरी की तलाश में रहते हैं, परंतु जहाँ तक कि औद्योगिक क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों के अभाव के कारण वह बेरोज़गार रहते हैं। तो इसमें बताया गया कि जो हमारे इंजीनियर, तकनीशियन रहते हैं बस उनके पास स्वरोज़गार के पर्याप्त साधन ही नहीं है, जिसके कारण वे स्वरोज़गार अपना चालू भी नहीं कर सकते। इसलिए वे जो वेतन वाली नौकरियां होती है उसकी तलाश में रहते हैं कि वो वहाँ पे नौकरी करें और उन्हें वेतन प्राप्त हो जाए। परंतु औद्योगिक क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों के जो अभाव है उसके कारण बेरोज़गारी रहती ही है इसमें। अब क्षेत्रीय असमानताओं की हम बात कर लेते हैं। देश में क्षेत्रीय असंतुलन भी बेरोज़गारी का एक कारण है। कुछ पिछड़े हुए क्षेत्र पूर्वापेक्षित संरचना के अत्यधिक अभाव का सामना करते हैं, जबकि उन्नति क्षेत्रों के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध होते हैं। यह असमानता पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की धीमी वृद्धि के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो आपने देखा होगा जो हमारे पिछड़े क्षेत्र होते हैं, जो हमारे जैसे जनजाति कई प्रकार की जो हमारी अनुसूचित जनजाति रहती है, वो जो लोग दूर दराज के इलाकों में निवास करते हैं या फिर जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, उन लोगों के पास उतनी जो ज्ञान रहता है या उनके पास उतने साधन रहते हैं वो पर्याप्त नहीं हो पाते, जिनके कारण उनमें बेरोज़गारी का स्तर बना ही रहता है और इससे क्षेत्रीय असमानता जो होती है उसमें वृद्धि होने की संभावनाएं रहती है। त्रुटिपूर्ण सामाजिक प्रणाली, देश की जो त्रुटिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है वह भी समस्या के कारण गंभीरता को तीव्र करती है। लोग अभी भी अंधविश्वास से अनपढ़ हैं और अब भी परिवार नियोजन को एक बड़ा पाप मानते हैं, इसलिए जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। आपने भी कई घरों में देखा हुआ है, अपने ग्रामीण इलाकों में देखा होगा, अपने गाँव या कस्बे में कई जो लोग रहते हैं वो परिवार नियोजन के खिलाफ रहते हैं। वे मानना ही नहीं चाहते कि अगर हम परिवार नियोजन करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। वे पाप मानते हैं इसको या अशुभ मानते हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम परिवार नियोजन करेंगे तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा या हमारा जो परिवार है वो कैसे खाएगा। कि कुछ लोग 9 बच्चे कर लेते हैं, कुछ लोग संतान प्राप्ति में
जैसे किसी को अगर लड़का चाहिए तो वो उसी की प्राप्ति के लिए 10-12 बच्चे कर लेते हैं। ऐसे भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएंगे, किसी जो परिवार में 7-8 बच्चे ही रहते हैं, क्योंकि उसमें जो लड़के की होने की प्रवृत्ति, जो मतलब लड़का पाने की इच्छा होती है, उसमें प्रबल इच्छा देखी जाती है वहाँ के लोगों में। जो बुज़ुर्ग रहते हैं, जिनकी सोच थोड़ी पिछड़ी हुई रहती है, वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा संलग्न होते हैं। लेकिन इस बढ़ी हुई जनसंख्या को आहार, वस्त्र तथा रहने का स्थान उपलब्ध कराना वो बहुत कठिन होता है। लेकिन ये सब चीज़ें वे समझते नहीं हैं। वे सिर्फ सोचते हैं कि यह हमारे ही घर की बात है। लेकिन अगर वे व्यापक रूप से सोच के देखें तो ये बहुत गंभीर समस्या है। रोज़गार की व्यवस्था के संबंध में सूचना तो दूर की बात है। दूसरा कारण है, उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त भी और कुछ कारण हैं जो अत्यधिक बेरोजगारी की समस्या के लिए उतने ही उत्तरदायी है। हाल के वर्षों में निर्यात की मांग कम हो गई, जिसने औद्योगिक उत्पादन को बहुत प्रभावित किया है। कारखानों तथा कुछ सरकारी विभागों में छंटनी के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। आपने भी देखा होगा कि जब कोरोना काल आया था, उसके कारण जो विदेशी व्यापार था उस पर हमारा कितना प्रभाव पड़ा था। निर्यात जो विदेश वाले जो हमारे देशों से निर्यात करते थे, उसमें कितनी कमी आने को दिखी है और कितनी बेरोज़गारी में वृद्धि हुई है। अभी भी हमारा देश पूर्ण रूप से बेरोज़गारी से उभर नहीं पाया है। शायद लगभग 2030 या 35 तक हमारा देश इस बेरोज़गारी से, जो कोरोना काल के कारण बेरोज़गारी है, उसे उभरने में सक्षम हो सके। लेकिन तब भी इसमें कई बेरोज़गारी व्याप्त ही रहेगी और ये बहुत ज़्यादा हमारे देश की जो वृद्धि है उसमें बहुत अड़चन उत्पन्न करेगा। और जो हमारे देश के लोगों का जीवन स्तर है या फिर जो मानव विकास है, उसमें भी ये बहुत बड़ी अड़चन उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होगा। अंत में क्षमता का प्रयोग, छोटी इकाइयों की धीमी वृद्धि, कच्चे माल की उपलब्धता का अभाव, विद्युत, ईंधन तथा अन्य पूरक कारकों की कमी ने बढ़ती हुई श्रम शक्ति के समावेशन को कठिन बना दिया है। तो ये कुछ कारण थे जो हमारी बेरोज़गारी के कारण थे। हमने इसमें आज के चैप्टर में जाना कि बेरोज़गारी क्या होती है, बेरोज़गारी के प्रकार क्या होते हैं, बेरोज़गारी के होने के कारण क्या है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो कृपया कर कमेंट करें, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली हो तो कृपया कर इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।